आज के इस न्यू लेक्चर में हम रिवाइज करने वाले हैं अपने एक न्यू चैप्टर नंबर 5 को, जिसका नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट में EMI बोल देते हैं। चर्चा करें हम इस चैप्टर की तो भाई साहब जैसे जैसे हम फिजिक्स में एंड की तरफ बढ़ते जाते हैं तो एंड की जो फिजिक्स होती है वो थोड़ी स्कोरिंग मानी जाती है। स्कोरिंग बोले तो कम मेहनत में ज़्यादा नंबर। तो इसके बाद भैया ये चैप्टर या इससे अगला चैप्टर, ये लास्ट के चैप्टर हैं अपनी फर्स्ट फिजिक्स के, दोनों ही अपने स्कोरिंग चैप्टर होते हैं। चर्चा करें हम इस अकेले चैप्टर की, जो कि एक छोटा सा चैप्टर है लेकिन एग्जाम में कभी भी 4 से 5 नंबर से कम नहीं आता है। ठीक है भाई, तो ये बात ध्यान रखते हुए हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। चर्चा करें हम चैप्टर के नाम की वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, तो आपको बता दें कि एक घटना का नाम है, लेकिन इस घटना को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ता है इस चैप्टर का पहला टॉपिक चुंबकीय फ्लक्स। और हकीकत बात ये है, अगर आपने रेगुलर रिवीजन किया है, शुरुआत से किया है, तो चुंबकीय फ्लक्स सेम ऐसी क्वांटिटी है जैसे आपको वैद्युत फ्लक्स पढ़ाया गया था। तो सिंपल सी बात है कि वैद्युत फ्लक्स रिवाइज कर लेते हैं फिर से। क्या था वैद्युत फ्लक्स? अगर कहीं वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसमें मान भी होता है और दिशा भी होती है। मान ई से लिखा, डायरेक्शन दिखाई। इतना आप जानते हैं कि अगर वैद्युत क्षेत्र में हम कोई पृष्ठ रख दें, ये हमने क्या रख दिया, पृष्ठ, तो पक्की बात है कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। वो बल रेखाएं इस फ्रेम से गुजर रही होंगी। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसी का नाम हमने क्या रखा था, वैद्युत फ्लक्स, जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से, जिसका आंकिक मान वैद्युत क्षेत्र सदिश और पृष्ठ के क्षेत्रफलीय सदिश के डॉट गुणनफल की कैसा होता है, बराबर। ये तो साफ वैद्युत फ्लक्स की चर्चा हो। चर्चा करें हम चुंबकीय फ्लक्स की। चुंबकीय फ्लक्स में बस इतना फर्क है कि वैद्युत क्षेत्र की जगह पर फिट कर दिया हमने चुंबकीय क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र में होती हैं वैद्युत बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र में होती हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो सिंपल सी बात है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स को भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। थोड़ा डिफरेंट करने के लिए पैरों में बी लगा देते हैं। ई वैद्युत क्षेत्र की जगह पर क्या आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। ए एरिया ही रहेगा। ठीक है भाई, तो ये बातों ही बातों में अपना फॉर्मूला बन गया किसका, चुंबकीय फ्लक्स का। थोड़ा और डिटेल में इसे आगे बढ़ाएं तो बी डॉट ए को ओपन करें तो क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा। तो आपको ये दोनों ही चीजें याद रखनी है। चर्चा करें हम बी की, तो बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मान। ए क्या है, जो पृष्ठ आपने रखा है उसके क्षेत्रफल का मान। चर्चा करें हम थीटा की, तो थीटा होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफलीय सदिश की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिख रही है, क्षेत्रफलीय सदिश की दिशा पृष्ठ के कैसी होती है, लंबवत। थीटा बी की दिशा और ए की दिशा के बीच का कोण होता है। बी की दिशा और ए की दिशा के बीच का क्या होता है। अच्छा साहब, चर्चा करें हम इसके मात्रक की, तो मात्रक क्या बनेगा, मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। पिछले चैप्टर आपको रिवाइज भी कराया था, 2-2, 3-3 मात्रक बताए थे आपको। क्या था, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ए क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। मीटर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो मात्रक आ जाएगा न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर। आ जाता है कभी कभी एग्जाम में। अच्छा साहब, न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर को ही कहा जाता है वेबर, WB से रिप्रेजेंट कर देते। बोले तो फ्लक्स का मात्रक वेबर भी होता है। ठीक है भाई। अच्छा साहब, एक साहब यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक बात तो यह कि भैया न्यूमेरिकल बनते हैं बी का मान, ए का मान और थीटा देकर। दूसरी बात यह है कि एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार क्या 6 साल आया था, क्वेश्चन ने पूछा था कि चुंबकीय फ्लक्स किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला अगर याद होगा तो आपको यह भी मालूम होगा कि फ्लक्स किन किन बातों पर निर्भर करता है। दिख रहा है, फ्लक्स का मान बी पर निर्भर करता है। बी पर बोले तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर। फ्लक्स का मान पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है। फ्लक्स का मान
थीटा बोले तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफलीय सदिश की दिशा के मध्य बने कोण पर निर्भर करता है, लेकिन ये हमें पॉइंट बनाकर लिखने होते हैं। फ्लक्स का मान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है, फ्लक्स का मान क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, थीटा पर निर्भर करता है। ऐसे पॉइंट बना के लिखने होते हैं। अब बढ़ते हैं साहब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये अपना चैप्टर का नाम है। तो समझ लेते हैं भाई साहब वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो एक बात बताइए कि भैया हमने क्या किया कि सबसे पहले आपको बताया कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है जिसका मान है B, जिसकी डायरेक्शन दे रखी है इधर। अब आपको बोला गया कि भाई साहब चुंबकीय क्षेत्र में कोई हमने तार से बना हुआ लूप रख दिया, तार से बना हुआ क्या रख दिया, लूप। तो पक्की बात है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो उससे क्षेत्र रेखाएं गुजर रही होंगी, बोले तो फ्लक्स गुजर रहा होगा। चर्चा करें हम फ्लक्स की तो फ्लक्स का फॉर्मूला अभी अभी समझाया है, क्या होता है, BA cos थीटा। एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था फेराडे। फेराडे ने कहा था कि अगर आप कैसे भी करके किसी लूप या कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन कर दो, बोले तो फ्लक्स को या तो ज्यादा कर दो या कम कर दो, बस चेंज कर दो उसे। अब ये चेंज कब होगा, B चेंज कर दें, A चेंज कर दें या थीटा चेंज कर दें, कोई भी चेंज कर दो। फ्लक्स चेंज करोगे तो भाई साहब फेराडे ने बताया था कि फ्लक्स परिवर्तन से, फ्लक्स के परिवर्तन से इसमें करंट पैदा हो जाता है, फ्लक्स के परिवर्तन से करंट पैदा हो जाता है, और करंट आ गया तो पक्की बात है वोल्टेज भी आए होंगे, क्योंकि ओम कह के बता गया कि भैया V समानुपाती I होता है, अगर करंट है तो वोल्टेज भी होंगे। सिंपल सी बात है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी लूप अथवा कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो फ्लक्स परिवर्तन से उसमें धारा बहने लगती है, करंट पैदा हो जाता है, करंट बन जाता है। और साहब इस धारा का नाम रखा गया प्रेरित धारा, और आपको बता दें इस वोल्टेज का नाम रखा गया प्रेरित वैद्युत वाहक बल, प्रेरित वैद्युत वाहक बल। और साहब लास्ट बात, इस पूरी घटना का नाम रखा गया वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो अगर इसका थोड़ा मेकअप करके इसकी थ्योरी बनाए तो क्या बनेगी कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी लूप अथवा कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो फ्लक्स परिवर्तन से इसमें धारा प्रेरित हो जाती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। इसमें उत्पन्न वोल्टेज को प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहते हैं। इस पूरी घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। प्रेरित वैद्युत वाहक बल रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ई से, वोल्टेज है, ठीक है भाई। अच्छा साहब, अब क्वेश्चन मार्क आता है कि इतना तो हम समझ गए कि जब जब फ्लक्स परिवर्तन करोगे तब तब करंट पैदा होगा, वोल्टेज पैदा होंगे, लेकिन कितने होंगे, कितनी प्रेरित धारा होगी, कितने वोल्टेज। इस बात को समझने के लिए वैज्ञानिक फेराडे ने दिए थे नियम, 2 नियम दिए थे। सबसे पहले हम प्रथम नियम की चर्चा करें। प्रथम नियम में बताया था कि फ्लक्स परिवर्तन के कारण जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल आता है, जो वोल्टेज आते हैं, इसका आंकिक मान फ्लक्स परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, फ्लक्स परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल, फ्लक्स परिवर्तन की दर, दर बोले तो समय का भाग लगाओ, कि ऋणात्मक मान के कैसा होता है, बराबर। अगर भैया उसमें फेरे हैं तो फेरों की संख्या का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। बोले तो बातों ही बातों हमें मालूम चल गया कि फ्लक्स परिवर्तन के कारण जो वोल्टेज आते हैं वो कितने आते हैं, E बराबर -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, जिसमें डेल्टा फाई क्या है, फ्लक्स परिवर्तन, n क्या है, फेरों की संख्या, डेल्टा टी क्या है, समय अंतराल के आपने फ्लक्स परिवर्तन करने में कितना समय लगाया है। अच्छा साहब, ये तो साहब प्रथम नियम हो गया। द्वितीय नियम, दूसरा नियम और रिवाइज कर लेते हैं। द्वितीय नियम भैया इस माइनस चिन्ह के ऊपर बनाया गया, माइनस चिन्ह जो लगाया गया तो उसमें सिंपल सी बात बताई थी फेराडे ने कि भैया फ्लक्स परिवर्तन से इसमें करंट आता है, क्या आता है, करंट, लेकिन इसमें जो करंट आता है, धारा जो आती है, उसकी दिशा इस प्रकार होती है कि जिन कारणों से उत्पन्न होती है उन्हीं का क्या करती है, विरोध। तो ये जो मैंने शब्द बोले इसे ही कहा जाता है द्वितीय नियम।
प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि जिन कारणों से उत्पन्न होती है उन्हीं का क्या करती है, विरोध करती है। ठीक है भाई, तो सिंपल सी बात है, पूरी चीज को एक बार रिवाइज करूं। जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी लूप अथवा कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, जिस धारा का नाम क्या रखा गया है, प्रेरित धारा। इसमें उत्पन्न वोल्टेज का नाम क्या रखा गया, प्रेरित वैद्युत वाहक बल, जिसका आंकिक मान फ्लक्स परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। इसकी दिशा इस प्रकार होती है, प्रेरित वैद्युत बल या प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि जिन कारणों से उत्पन्न होता है उन्हीं का क्या करता है, विरोध करता है। ये माइनस चिन्ह विरोध के लिए लगाया गया था। ठीक है भाई, और आपको बता दें कि प्रैक्टिकल अगर पूछे कि घटना कहाँ होती है, ऐसा कहाँ होता है, तो जनरेटर में होता है। जनरेटर आपने देखा होगा ऑल्टरनेटर लगा रहता है। ऑल्टरनेटर में साहब अंदर चुंबक फिट रहती है, चुंबक के अंदर साहब कॉपर की एक कॉइल फिट रहती है, कुंडली बनी रहती है। जनरेटर की ट्रॉली क्या करती है कि उस कुंडली को घुमाती है, और घुमाने से थीटा बदलता है बार बार, और थीटा बदलने से फ्लक्स बदलता है, फ्लक्स बदलने से सब कुछ होता है, बोले तो उसमें करंट बन जाता है। ठीक है भाई, अच्छा साहब अब चलते हैं। अच्छा ये तो हमने पढ़ लिए फैराडे के नियम, फैराडे के नियम हमने सीख लिए भैया, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना इस चैप्टर का स्वप्रेरण। स्वप्रेरण जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सेल्फ इंडक्शन, क्या होता है साहब समझ लेते हैं। चर्चा करें हम सेल्फ इंडक्शन की। हमने क्या किया कि भैया एक कोई लूप ले लिया, तार से बना हुआ लूप, जिसमें हमने किसी भी तरीके से धारा बाई है। धारा अपने आप तो बहेगी नहीं, इसमें धारा बाने के लिए कोई सेल वगैरह फिट करते हैं। जैसे सपोज करो इसके सिरे हमने किसके साथ जोड़ दिए, एक सेल के साथ जोड़ दिए, धारा बह रही है इसमें प्लस से माइनस की। जो धारा हमने बाई है इसे कह देते हैं मुख्य धारा, मेन करंट है अपना साहब। पक्की बात है, इतना हमने पिछले चैप्टर में आपको समझाया है कि धारावाही लूप या धारावाही चालक तार अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है भाई, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा तो क्षेत्र रेखाएं भी होती हैं। और आपको यह भी बताया गया था कि लूप का एक पृष्ठ साउथ बनता है, एक पृष्ठ क्या बनता है, नॉर्थ बनता है। एक पृष्ठ से क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, दूसरे से प्रवेश करती हैं। बोले तो ये लूप अपने ही चुंबकीय क्षेत्र में, इससे अपनी ही क्षेत्र रेखाएं गुजर रही होंगी, और गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं। बोले तो सब बातों की बात यह है कि जब किसी लूप में हम धारा बाते हैं तो उससे खुद की क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं, बोले तो फ्लक्स गुजरता है। और फ्लक्स का फॉर्मूला फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र खुद का, चुंबकीय क्षेत्र खुद का हम जानते हैं, बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2r। पिछले चैप्टर में पढ़ाया है, रिवाइज कराया है। ए क्या है, खुद का क्षेत्रफल, थीटा क्या है, बी और ए के मध्य का। साहब एक साइंटिस्ट हुए थे हेनरी नाम के, उन्होंने इसके ऊपर काम किया था। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो मेन करंट फ्लो किया इसके साथ छेड़छाड़ की इन्होंने, बोले तो आई में चेंज किया, और जैसे ही आई में चेंज किया तो बी में चेंज होगा, और बी में चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। और फैराडे कह के मर गया कि भाई साहब कि जब जब फ्लक्स चेंज होगा तब तब धारा प्रेरित होगी। सर ये धारा तो पहले से हाँ है, लेकिन ये मुख्य धारा है पहले वाली। लेकिन जैसे ही इन्होंने आई में चेंज किया तो इन्होंने पाया, बोले तो हेनरी ने पाया कि जब किसी लूप या कुंडली में प्रवाही धारा में परिवर्तन करते हैं तो इसमें मुख्य धारा के अतिरिक्त एक नई धारा और आ गई। क्यों आ गई ये बात मैंने आपको समझा दी, क्योंकि मेन करंट चेंज करोगे तो बी चेंज होगा, बी चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज की वजह से क्या पैदा होती है, प्रेरित धारा। और इस घटना का नाम रखा गया स्वप्रेरण। थ्योरी का मेकअप करके अगर सुनाऊं तो क्या होगा, जब भी किसी लूप अथवा कुंडली में प्रवाहित मुख्य धारा में परिवर्तन किया जाता है तो स्वयं के फ्लक्स परिवर्तन के कारण मुख्य धारा के अतिरिक्त एक नई धारा प्रेरित हो जाती है। इसी घटना का नाम स्वप्रेरण है। अच्छा साहब ये तो हो गई स्वप्रेरण की बात। अब एक बात बताइए, इसमें मेन करंट जितना ज्यादा होगा, मेन करंट ज्यादा तो चुंबकीय क्षेत्र भी ज्यादा, चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि इससे गुजरने वाला स्वयं का फ्लक्स
समानुपाती होगा मुख्य धारा के। भाई साहब धारा ज्यादा, चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा, तो फ्लक्स भी ज्यादा। सब बातों की बात ही है, किससे गुजरने वाला स्वयं का फ्लक्स समानुपाती होगा किसके, धारा के, क्योंकि जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा होगा फ्लक्स। अगर इसमें फेरों की संख्या है तो फेरों की संख्या है तो कुल फ्लक्स निकालने के लिए n का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। किसी लूप अथवा कुंडली से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स उसमें प्रवाहित मुख्य धारा के कैसा होता है, समानुपाती। और जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, बराबर लाते हैं, तो कांस्टेंट आता है। और यहां पर वैज्ञानिक हेनरी ने कांस्टेंट रखा L, और ये जो कांस्टेंट L रखा, इस कांस्टेंट का नाम रखा गया स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक, थोड़ा डिटेल में रिवीजन करा रहा हूं इसका आज। स्वप्रेरण गुणांक, या फिर इसे स्वप्रेरकत्व भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, स्वप्रेरक। एग्जामिनर इसकी परिभाषा पूछ लेता है, एग्जामिनर इसका मात्रक पूछ लेता है, एग्जामिनर इसका भूमि सूत्र पूछ लेता है। सबसे पहले इसकी परिभाषा बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले भैया एल का हमने फॉर्मूला बनाया, n फाई अपॉन आई। परिभाषा बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका, कैसे, आई क्या है, लूप या कुंडली में प्रवाहित मुख्य धारा। क्या है, मुख्य धारा। मान लिया कि हमने जो इसमें धारा वाई है वो कितनी वाई है, 1। अगर 1 वाई होगी तो L बराबर क्या हो जाएगा, n फाई। बन गई परिभाषा कि किसी लूप अथवा कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उससे गुजरने वाला स्वयं का फ्लक्स किसके बराबर होता है, स्वप्रेरण गुणांक के। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी लूप अथवा कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। ठीक है भाई। अच्छा साहब, एक लास्ट बात इसी टॉपिक के, इतना आप समझ गए कि जब हम धारा में परिवर्तन कर रहे हैं, प्रेरित धारा आ रही है तो प्रेरित वोल्टेज भी आए होंगे। क्या आए होंगे, प्रेरित वोल्टेज। अब बात आती कितने आए होंगे, तो प्रेरित वोल्टेज निकालने का तरीका आपको याद रखना है कि भैया इसका फॉर्मूला दिया गया -KL डेल्टा I अपॉन डेल्टा T, जिसमें L क्या है, स्वप्रेरण गुणांक, जो कि अभी अभी पढ़ाया। डेल्टा I क्या है, धारा में परिवर्तन, कि तुमने धारा में परिवर्तन कितना किया है। डेल्टा T क्या है, समय अंतराल, कि आपने परिवर्तन करने में कितना टाइम लगाया है। E क्या है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल। ठीक है भाई। अच्छा साहब, इसी से रिलेटेड, इसी की भैया इसी से संबंधित एक दूसरी घटना है अन्योन्य प्रेरण। क्या है, अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण में थोड़ा सा फर्क है बस, और सब कुछ एक जैसी चीज है। बस फर्क इतना है कि स्वप्रेरण में एक ही कुंडली ली जाती है, और अन्योन्य प्रेरण की घटना देखने के लिए कितनी कुंडली ली जाती है, 2 कुंडली। तो हमने क्या किया कि एक कुंडली ली जिसके सिरों के मध्य हमने क्या जोड़ दिया, सेल। एक कुंडली ली जिसके सिरों के मध्य हमने क्या जोड़ दिया, धारा मापी जोड़ दिया। इसमें हमने धारा वाई, पक्की बात है कि इसमें धारा बहेगी। तो भाई साहब इतना हम पिछले चैप्टर से जानकर आए हैं कि धारा वाई लूप या कुंडली अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी। इसमें से साहब जो पहली कुंडली है इसे कहा जाता है प्राथमिक, और इसे कहा जाता है द्वितीयक। अच्छा साहब, धारावाही लूप अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो पक्की बात है कि इसके कारण यहाँ भी कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसकी वजह से यहां पर भी तो कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसमें तो करंट है नहीं, इसमें तो क्या जुड़ा है, धारा मापी। धारा मापी का काम क्या होता है कि बस आपको इतना बता देगा कि अगर इसमें कोई करंट फ्लो हुआ है तो उसे बता देगा। अच्छा साहब, तो पक्की बात है दूसरी वाली कुंडली इसके पास है, बोले तो किसमें है, चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र में होती है क्षेत्र रेखाएं, बोले तो इससे क्या गुजर रहा होगा, फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर BA cos थीटा। B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र पहली वाली का, A क्या है, क्षेत्रफल। अब साहब हम दूसरी वाली कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स को देख रहे हैं। अच्छा साहब, अब वैज्ञानिक हेनरी ने क्या किया कि इसमें चेंज किया। I में चेंज करेंगे तो इसका चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा, और जब जब फ्लक्स परिवर्तन होगा तब इसमें धारा प्रेरित होती है। तो सिंपल सी बात है कि वैज्ञानिक हेनरी ने यहाँ से बताया
कि जब दो पास पास रखी हुई कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करके उसमें परिवर्तन किया जाता है। क्या किया जाता है? परिवर्तन। तो दूसरी कुंडली से फ्लक्स परिवर्तन के कारण इसमें धारा प्रेरित हो जाती है। इसी घटना का नाम क्या रखा गया? अन्य। बस थोड़ा सा फर्क है, इसमें स्वयं में परिवर्तन कर रहे हैं और स्वयं में ही क्या देख रहे थे? प्रेरित धारा। इसमें क्या है? एक में परिवर्तन कर रहे हैं, उसका प्रभाव किसमें देख रहे हैं? दूसरी में। ठीक है भाई, तो सिंपल सी बात है, स्वप्रेरण स्वयं में, अन्योन्य बोले तो अन्य में। ठीक है भाई, तो जब दो पास पास रखी हुई कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करके उसमें परिवर्तन किया जाता है। क्या किया जाता है? परिवर्तन। तो दूसरी कुंडली से फ्लक्स परिवर्तन के कारण उसमें क्या प्रेरित हो जाती है? धारा। इसी घटना का नाम क्या रखा गया? अन्य। जिस प्रकार आपने स्वप्रेरण गुणांक पढ़ा था N∅/I, इसी प्रकार यहां पर L स्वप्रेरण गुणांक की जगह पर आता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक N∅/I। I क्या थी? प्रवाहित मुख्य धारा। इसमें मुख्य धारा किसमें आ रही है? पहली में। फ्लक्स किसमें चेंज कर रहे हैं? दूसरी में। फ्लक्स परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा आ रही है, तो प्रेरित वैद्युत वाहक भी आएगा। उसमें प्रेरित वैद्युत वाहक क्या आया था? -L∆I/∆T। कुछ नहीं है, एक जैसा L की जगह पे M कर दो, क्योंकि ABCD में L के बाद M आता है। सर जी L का नाम क्या था? स्वप्रेरण गुणांक। तो M का नाम क्या होगा? अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ∆I क्या था? धारा में परिवर्तन। यहां भी धारा में परिवर्तन है, बस पहली बार ही कुंडली में धारा में परिवर्तन है। अब फॉर्मूले एक जैसे हैं, बस L की जगह पे क्या कर दो? M कर दो। इतना ध्यान रखना है बस। परिभाषा भी एक जैसी है, बस उसमें स्वप्रेरण बोले तो स्वयं में, अन्योन्य प्रेरण बोले तो अन्य में देखेंगे। ठीक है भाई। अच्छा सा एक इंपोर्टेंट बात रहेगी, L का मात्रक नहीं निकाला अभी तक। L का मात्रक और निकाल लेते हैं। L का मात्रक कैसे बनाएंगे? आइए साहब मात्रक बना लेते हैं। मात्रक सबसे पहले इससे बनाते हैं, L बराबर N∅/I। फाई फ्लक्स का मात्रक अभी पढ़ाया था, न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर। और इसमें धारा पहले से है, एम्पियर एक और आएगा तो क्या हो जाएगा? एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर स्क्वायर, जिसका नाम रखा गया हेनरी। जिसका नाम क्या रखा गया? हेनरी। एक इसका भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट मात्रक आता है L का, जो कि इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। प्रेरित वैद्युत वाहक का मात्रक वोल्ट, समय का मात्रक सेकंड, धारा का मात्रक एम्पियर। इन सब को इधर लाएं तो साहब सॉल्व करने पर एक L का इंपोर्टेंट मात्रक आता है ओम सेकंड, जो कि आपको याद रखना है। क्या आता है? ओम सेकंड। क्योंकि V/I बराबर क्या हो जाएगा? R का हो जाएगा ना। V/I को इधर लाएंगे, वोल्ट/एम्पियर बराबर किसके होता है? ओम के होता है। ठीक है भाई, तो मैंने मात्रक ये डायरेक्ट लिख दिया, शायद आपकी समझ में आ रहा होगा वैसे। अच्छा साहब चर्चा करें M के मात्रक की। जब फॉर्मूले एक जैसे हैं तो मात्रक भी कैसे होंगे? एक जैसे होंगे। तो सब बातों की बात ये है कि भाई साहब L का मात्रक बराबर M का मात्रक, M का भी यही होता है, M का भी यही होता है। तो ये भैया बढ़िया वाली बात है कि L और M के फॉर्मूले एक जैसे, बस फर्क इतना है L की जगह पर क्या आ रहा है? M आ रहा है। ठीक है भाई, तो L का मात्रक बराबर M का मात्रक। विमीय सूत्र बनाना हो इससे बना दो, न्यूटन बल का विमीय सूत्र M/L⁻², मीटर लंबाई का L, A धारा का यही होता है। सॉल्व करेंगे विमीय सूत्र बन जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा साहब अपनी चौपाई को आगे बढ़ाते हैं, बहुत देर हो गई इन दोनों टॉपिक पर, चौपाई तो खत्म हो गई। आइए साहब, चलो साहब, तो मैंने आपको पहले ही बोला था छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है भाई। अच्छा साहब अब आज के जो भी हमने टॉपिक पढ़े हैं
एक बार इनके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं कि इससे क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है किसी कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स, फ्लक्स बोले तो चुंबकीय फ्लक्स, किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन किन कारकों पर। अच्छा साहब, कारक बोले तो बातों पर निर्भर करता है। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूले में पैदा हो जाए, φ = BA cos थीटा। फ्लक्स निर्भर करता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, फ्लक्स निर्भर करता है पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, पृष्ठ निर्भर करता है थीटा नहीं भैया, 0 नहीं है, थीटा ही, ठीक है भाई, बी और ए के मध्य बनने वाले कोण पर। ये 3 पॉइंट बना के आपको लिखने पड़ेंगे, तब साहब इसका पूरा कॉन्सेप्ट होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। अभी समझाए थे फैराडे के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करें प्रथम नियम की। प्रथम नियम क्या है, किसी लूप अथवा कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। दूसरा साफ नियम था कि प्रेरित धारा की दिशा जिन कारणों से उत्पन्न होती है उन्हीं का क्या करती है, विरोध करती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेरित वैद्युत वाहक बल, प्रेरित वैद्युत वाहक बल बोले तो E, ठीक है भाई, को निम्नलिखित आधार पर स्पष्ट कीजिए। E को स्पष्ट करना है निम्नलिखित आधार पर। आधार दे रखे हैं कारण, परिमाण और दिशा। सर ये भी क्वेश्चन होते हैं ऐसे? हाँ सर जी होते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखिए कितना भयंकर क्वेश्चन है, सबसे कठिन क्वेश्चन है आज का, इधर ध्यान दो। प्रेरित वैद्युत वाहक बल का क्या बताना है, एक कारण। सब कुछ समझा दिया। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होने का कारण क्या है, फ्लक्स परिवर्तन। अबे तब से समझा रहा हूं, जब जब फ्लक्स परिवर्तन होगा तब तब प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अगर अगले साल यह आ जाए कि प्रेरित धारा का कारण क्या है, वो भी फ्लक्स परिवर्तन, तो भैया कारण हेडिंग डाल के इसका आंसर क्या लिखेंगे, प्रेरित वैद्युत वाहक बल का कारण है फ्लक्स परिवर्तन। दूसरा क्वेश्चन परिमाण, परिमाण बोले तो मान, प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। दिशा, ये बहुत कठिन क्वेश्चन है। प्रेरित वैद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि जिन कारणों से उत्पन्न हुई है उन्हीं का क्या करती है, विरोध। ये 2024 में आया था, वो भी 5 नंबर में, उसे भी छोड़ छोड़ के आए थे। सर जी जी नहीं कराओ, तुम्हारे पता नहीं कहां से आ गया। तो मेन बात यह है कि भैया थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से समझा करो, ठीक है भाई। कारण फ्लक्स परिवर्तन, परिमाण बोले तो मान, दिशा जिन कारणों से उत्पन्न होती है उन्हीं का विरोध करती है, ठीक है भाई। चलिए साहब, मेन चीज होती है फिजिक्स में कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, पूछना क्या चाहता है। क्वेश्चन हमारे लिए वही कठिन होता है जिसे हम समझ नहीं पाते उसकी थ्योरी को, ठीक है भाई। आइए साहब अगला क्वेश्चन, आज का सबसे कठिन क्वेश्चन देखिए साहब, लेंज का नियम। लेंज का नियम बोले तो फैराडे का द्वितीय नियम, प्रेरित धारा की दिशा जिन कारणों से उत्पन्न होती है उन्हीं का विरोध। सर जी बार बार तुम तब से इन्हीं शब्दों को कह रहे हैं, हम क्या करें, बार बार वो क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है भाई। किसके संरक्षण पर आधारित है, याद रखना है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक है भाई। अच्छा सर, मैंने शुरुआत में बोला था इस चैप्टर स्कोरिंग माना जाता है। स्वप्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। एक ही क्वेश्चन बनाकर दिया है क्योंकि दोनों की परिभाषा एक जैसी होती है। आइए साहब फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रत्येक दिन हर टॉपिक को 2 बार रिवाइज करा रहा हूं, तब भी साहब तुम्हें ये लगे कि पेपर कठिन आ रहा है तो फिर अलग बात है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक और स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक बोले तो स्वयं में, क्या मतलब, जब किसी लूप अथवा कुंडली में धारा प्रवाहित करके इसमें परिवर्तन करते हैं तो मुख्य धारा के अतिरिक्त एक नई धारा आ जाती है। इसी घटना को स्वप्रेरण गुणांक पूछा है। क्या पूछा है, गुणांक। स्वप्रेरण घटना नहीं पूछी है। अच्छा कोई बात नहीं, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन रिवाइज हो गया, स्वप्रेरण रिवाइज करा दिया था मैंने। स्वप्रेरण गुणांक बताना भैया किससे लिखते हैं, एल से। बताना भैया फॉर्मूला क्या होता है, n∅/I। अन्योन्य प्रेरण गुणांक, प्रेत तरीका, ये तो और कठिन क्वेश्चन है, n∅/I। स्व बोले तो स्वयं का होता है, अन्योन्य बोले तो अन्य का फ्लक्स होता है। परिभाषा कैसे बनाते हैं, आई को 1 मान लो, आई को क्या मान लो, 1 मान लो। आइए साहब, L बराबर क्या बन जाएगा, n∅, m बराबर क्या बन जाएगा, n∅। बन गई परिभाषा। किसी लूप अथवा कुंडली में एकांक धारा बहाने पर उससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। जब दो पास पास रखी हुई कुंडलियों में से
एक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित की जाती है तो द्वितीय कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स अन्योन्य प्रेरक गुणांक कहलाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दो पास पास रखी हुई कुंडलियों में से एक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित की जाती है तो द्वितीय कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स अन्योन्य प्रेरक गुणांक कहलाता है। ठीक है भाई, चलो साहब, इसके बाद इसके सभी संभव मात्रक लिखिए। मात्रक अभी भी बताया, पहला मात्रक क्या बताया था एल का, न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर स्क्वायर, दूसरा बताया था वेबर, तीसरा बताया था ओम सेकंड। ठीक है भाई, अच्छा साहब, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके लिए एक नया क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं 1-1 के एग्जाम में। एक हेनरी स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। स्वप्रेरण गुणांक लिखा जाता है एल से बराबर दे रखा है कितना, 1 है। एल के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले से इसकी परिभाषा बन जाती है। ठीक है भाई, लेकिन भैया जो किताबें इसकी परिभाषा बनाती हैं वो ज्यादातर इस फॉर्मूले से बनाती हैं। अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपको कि स्वप्रेरण की घटना में जो प्रेरित वैद्युत भाग वाला आता है वो कितना आता है, -KL डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। यहां से मैंने क्या किया कि L का फार्मूला बनाया तो क्या आ जाएगा, -E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। माइनस चिन्ह तो किसको दर्शाता है, विरोध को। ठीक है भाई, अच्छा साहब, मुझे L कितना लाना है, 1 हेनरी। ये सेम ऐसी परिभाषा है जैसे पिछले साहब एक परिभाषा निकल के गई है 1 वाट शक्ति की परिभाषा। ठीक है भाई, वो भी हमने फॉर्मूले से बनाई थी। ठीक है, तो इसके लिए भी तैयार रहना कि अगले साल भी कोई एक के लिए परिभाषा पूछ सकता है, कैसे बनाई जाती है कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है भाई, रटनी नहीं है परिभाषा के साहब ये 2 रटी है, कोई तीसरी बार पूछ ली जाए। मेन चीज है फॉर्मूला याद हो, फॉर्मूले से बनाते हैं इन परिभाषाओं को। आइए साहब, एल का मान कितना लाना है, 1। तो 1 लाने के लिए क्या करते हैं, डेल्टा I अपॉन डेल्टा T को भी 1 रख दिया और E को भी क्या रख दिया, 1। तो पक्की बात है कि L का मान भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। डेल्टा I अपॉन डेल्टा T क्या है, धारा परिवर्तन की दर। E क्या है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल, बराबर L बराबर कितना आ गया, 1। अब इन्हीं चीजों को थ्योरी में लिख दो। थ्योरी में कैसे लिखेंगे, किसी लूप अथवा कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन की दर से, किसी लूप अथवा कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन की दर से यदि 1 वोल्ट प्रेरित वैद्युत वाहक बल आता है, या डायरेक्ट लिख दो एकांक प्रेरित वैद्युत वाहक बल आता है। दोबारा सुनो, किसी लूप अथवा कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन की दर से यदि एकांक वैद्युत वाहक बल प्रेरित होता है तो उसका स्वप्रेरण गुणांक 1 हेनरी कहलाता है। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको ये परिभाषा डिजाइन करनी है। अच्छा साहब, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि भैया एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन मैंने आपको सामने जो रखा है ये कई क्वेश्चनों का मिक्सचर बनाया है। ठीक है भाई, ये कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं आया आज तक ऐसे यूपी बोर्ड में, लेकिन एक बात है कि इसमें जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो सब चीज़ें कोई किसी साल में आई, कोई किसी साल में आई। ठीक है भाई, आइए साहब, क्वेश्चन कह रहा है कि आर और सी धारिता, दूसरी सी धारिता है, आर क्या होता है, प्रतिरोध। तो सिद्ध करो कि आरसी का मात्रक सेकंड होता है। सिद्ध करना है कि आरसी का मात्रक सेकंड होता है। सिंपल सी बात है, आर का मात्रक रखो ओम, सी धारिता का मात्रक रखो फैराड, रख दिया। सर जी हमें तो सेकंड के बराबर लाना है, आएगा, थोड़ा धैर्य रखो। ओम, आर बराबर V/I होता है, तो मैं ओम को लिख सकता हूं वोल्ट अपॉन एम्पियर, क्योंकि आर बराबर क्या होता है, V/I। ये भैया ऐसे क्वेश्चन है कि आपका ये प्रेजेंट भी बनाएंगे और फ्यूचर भी बनाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, ओम बोले तो प्रतिरोध, प्रतिरोध बराबर V/I, तो ओम को लिख सकता हूं वोल्ट अपॉन एम्पियर। वैसे ही जब ओम लिखा था तो इसी के बराबर लिखा था तब मैंने। फैराड धारिता C बराबर Q/V, बोले तो कूलाम अपॉन वोल्ट, कूलाम अपॉन वोल्ट। वोल्ट से वोल्ट बर्बाद हो लिए, कूलाम बट्टे एम्पियर बचा, कूलाम बचा और साहब एम्पियर बचा। अब बताओ सर जी, अब तो साहब आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, आओ साहब
कूलाम बट्टे एम्पीयर आ गया सर जी, सेकंड लाना है। क्या लाना है? सेकंड। आ गया भैया। कूलाम बोले तो आवेश है, एम्पीयर बोले तो धारा है। और इतना तुम जानते हैं कि Q बराबर IT होता है, तो T बराबर क्या हो जाएगा? Q बट्टे I। सब बातों की बात ये है कि कूलाम बट्टे एम्पीयर बराबर किसके होगा? समय के मात्रक के बोले तो किसके? सेकंड। इति सिद्धम, ऐसे करके सिद्ध किया जाता है। ठीक है भाई। अच्छा साहब, L बट्टे R, L बट्टे R और रूढ़ LC का मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। तो भैया आपको आज के बाद एक बात याद रखनी है। वैसे तो साहब हम रेगुलर क्लास में जब पढ़ाते हैं तब भी बात बता के जाते हैं बीच में। क्या? एक तो RC, एक L बट्टे R और एक रूढ़ में LC। इन सब का मालिक एक ही है, समय। बोले तो RC का गुणनफल या L में R का भाग लगाते हैं या L में C का गुणा करते हैं और रूट ले लेते हैं, तो बराबर किसके आते हैं? समय। RC का मात्रक समय के मात्रक के बराबर, L बट्टे R का मात्रक समय के मात्रक के बराबर, रूट LC का मात्रक समय के मात्रक के बराबर। एक बार एग्जामिनर ने पूछ लिया कि R बट्टे L का मात्रक बताओ। क्या पूछ लिया? R बट्टे L का मात्रक। रटे कहीं जाते हैं जाए, मास्टर ने बताओ सेकंड के बराबर हो तो। ठीक है भाई। लेकिन भैया उसने क्या कर दिया? उल्टा। तो समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स। तो थोड़ा ध्यान से ये बात याद रखना। ठीक है भाई, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज ज़्यादा रहते हैं। कंफ्यूज तब रहते हैं जब चीज़ों को कच्चे तरीके से याद करते हैं। ठीक है भाई। आइए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एक न्यूमेरिकल है। यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा, प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा कितनी है? 3 एम्पियर को 0.001 सेकंड, 0.001 सेकंड, सेकंड क्या हो गया? समय अंतराल हो गया, शून्य कर दिया जाए। पहले इतनी थी और बाद में बोले तो फाइनल कितनी कर दी? 0 कर दी, शून्य थी, शून्य कर दी। मतलब धारा में क्या कर दिया? परिवर्तन। तो द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल, द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल 15,000 वोल्ट है। अच्छा साहब, अन्योन्य प्रेरण गुणांक बोले तो M ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? M। बहुत ही कठिन क्वेश्चन है, आइए साहब समझते हैं। अभी समझाया है कि अन्योन्य प्रेरण की घटना में द्वितीयक कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल क्या होता है? M डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। फॉर्मूला याद हो गया तो क्वेश्चन हो गया, 3 नंबर तैयार हो जाते हैं। क्यों? 3 से कम में नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चन। E क्या है? प्रेरित वैद्युत 15,000। M क्या है? अन्य पूछा है। डेल्टा I क्या है? धारा में परिवर्तन। परिवर्तन निकालने का तरीका अंतिम मान में से प्रारंभिक घटाते हैं। अंतिम धारा कितनी है? 0। प्रारंभिक कितनी है? 3। बोले तो 0 माइनस 3 करेंगे। डेल्टा T समय अंतराल है, कितना है? 0.01। तो यहां से साफ रखेंगे तो क्या आ जाएगा? M आ जाएगा। क्या आ जाएगा? M। कैलकुलेशन तुम्हारे नाम है। अच्छा साहब, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 हेनरी का प्रेरक, 5 हेनरी का प्रेरक। पहले तो साहब ये क्लियर कीजिए कि किसका मान है? ये L का मान। अगर 2 कुंडली दी जाए तो M बनता है और एक कुंडली हो तो एक ही प्रेरक हुआ, तो काय का मान है? L का मान। 0.1 सेकंड में 0.1 सेकंड क्या हो गया साहब? समय अंतराल हो गया। धारा 12 से 7 कर दी जाती है। पहले 12 थी, बाद में कितनी कर दी गई? 7। इनिशियल करंट साहब पहले था 12 और बाद में करंट कितना कर दिया साहब? 7 एम्पीयर हो जाता है। प्रेरक में कितना वैद्युत वाहक बल प्रेरित होगा? अभी समझाया है। L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T होता है। L स्वप्रेरक गुणांक 5 हेनरी दे रखा है। डेल्टा I धारा परिवर्तन, फाइनल माइनस इनिशियल, 7 में से 12 घटाएंगे। डेल्टा T समय अंतराल कितना है? 0.1। ठीक है भाई। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गए। बोले तो सिंपल सी बात है कि आज का जो कंप्लीट चैप्टर आपको रिवाइज कराया है, बोले तो ये 4 से 5 नंबर तैयार करता है। इसमें मैक्सिमम चीज़ें लेवल 1 में आ गई, लेवल 2 के लिए इसकी बहुत कम चीज़ें रह गई हैं। ठीक है भाई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भैया जिस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं उसी तरीके से आप साथ के साथ तैयार करते जाओ। बस दिक्कत वहाँ आएगी जहाँ पर आप पेंडिंग करोगे। ठीक है भाई। पेंडिंग करोगे, अगला पेज निकालोगे,
चीज़ें तैयार नहीं होंगी, चीज़ें तैयार नहीं होंगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। वो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, जिस काम में मन नहीं लगता फिर हम उस काम को छोड़ देते हैं। ठीक है भाई, फिर क्या करते हैं, अपने दिमाग में टेंशन पैदा होती है, और जब टेंशन पैदा होती है तो किया गया कार्य भी उत्क्रमणपाती होता है टेंशन के। जब टेंशन ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली जो और सब्जेक्ट में भी मन लग रहा होगा उनका भी कार्य ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम। फिर तो एक ही कहानी रह जाती है, सर्दी बढ़ेगी, रजाई बढ़ेंगी, साफ नींद बढ़ती जाएगी और सूपड़ा साफ कर लेंगे। ठीक है भाई, तो मेन चीज ध्यान रखनी है आपको। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपसे फिर से नए लेक्चर में।